वेतन से आय शीर्षक के इस 12वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, MBR गवर्नमेंट कॉलेज बलोत्रा। इस भाग में हम अनुलाभों के मूल्यांकन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजाइट्स। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें याद रखने की आवश्यकता है उन पर डिस्कशन करते हैं। ओनली टैक्सेबल परक्यूजाइट्स नीडेड टू बी वैल्यूड। Taxable perquisite means either taxable for all employees or taxable for specified employees। सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है, किसी भी अनुलाभ का मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब वो टैक्सेबल हो, कर योग्य हो। कर योग्य अनुलाभों का अर्थ है या तो वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है या वो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। इट मीन्स परक्यूजाइट्स एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ नीड नॉट टू बी वैल्यूड। इसका अर्थ है वो अनुलाभ जो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है, उनको वैल्यूएशन करने की आवश्यकता नहीं है, उनका मूल्यांकन ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स दैट perquisites which are taxable only for specified employees but are given by employer to employee who is not specified, then these perquisites are exempted for non-specified employees। इसका अर्थ यह भी है कि वे अनुलाभ जो केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, अर्थात यदि वो विशिष्ट कर्मचारियों को दिए जाते हैं तो उनके लिए कर योग्य है, परंतु यदि ऐसे अनुलाभ नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ को यानी गैर विशिष्ट कर्मचारियों को अगर नियोक्ता द्वारा दे दिए जाते हैं तो वे उनके लिए कर मुक्त होते हैं। क्योंकि ये नियोक्ता द्वारा गैर विशिष्ट कर्मचारियों को दे दिए गए हैं और उनके लिए कर मुक्त होते हैं, अतः कर मुक्त होने के कारण पुनः हमें ध्यान रखना है इनके मूल्यांकन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। Thus there is no need to value these in case given to non-specified employees। For example, मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार की सुविधा का यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को यह सुविधा दी जाती है और कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी है तो उसके लिए कर योग्य है और हम उसका मूल्यांकन करेंगे। परंतु यदि नियोक्ता द्वारा मोटर कार फैसिलिटी गैर विशिष्ट कर्मचारी को दे दी जाती है तो उसके लिए कर मुक्त है, अतः उसके मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजाइट मीन्स वैल्यूएशन एज पर प्रोविजंस एंड रूल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जब हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो अनुलाभों के मूल्यांकन का अर्थ है आयकर अधिनियम के प्रावधानों और नियमों के अंतर्गत मूल्यांकन करना, उनमें दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार मूल्यांकन करना, एंड नॉट देयर एक्चुअल वैल्यूएशन, न कि उनका वास्तविक मूल्यांकन, अनलेस स्पेसिफाइड टू डू सो इन द इनकम टैक्स एक्ट, जब तक कि आयकर अधिनियम में ऐसा करने के लिए स्पष्ट रूप से न कहा जाए। अर्थात सामान्यतः किसी भी सुविधा का मूल्यांकन उसके वास्तविक मूल्यांकन पर नहीं करना है, हमें उन नियमों और प्रावधानों के अनुरूप करना है जो आयकर अधिनियम में दिए गए हैं। परंतु यदि आयकर अधिनियम में उनको वास्तविक मूल्यांकन पर मूल्यांकित करने के लिए कहा जाता है तो उन्हें वास्तविक मूल्यांकन पर मूल्यांकित किया जाएगा। फाइनली, व्हेन परक्यूजाइट्स आर वैल्यूड, जब अनुलाभों का मूल्यांकन किया जाए, यानी जहाँ नहीं करेंगे वहाँ नहीं करेंगे, जहाँ करेंगे वहाँ पर बात कर रहे हैं। द वैल्यू डिराइव्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियमों के अनुसार जो मूल्य ज्ञात किया गया है, मस्ट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, तब उस मूल्य को कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। हम इन्हीं समस्त बातों को एक बार और याद रखने के उद्देश्य से 4 भागों में विभाजित करते हुए लिख लेते हैं। वैल्यूएशन रिक्वायर्ड इफ़ परक्यूजाइट इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, यदि कोई अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है तो उसके मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, और जब उसका मूल्यांकन किया जाएगा तो कर योग्य वेतन की गणना में भी शामिल करेंगे। ऐसा हमने अभी अभी देखा है।
इसी तरह से एक बार और, वैल्यूएशन रिक्वायर्ड इफ परक्यूजाइट इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय इन क्वेश्चन इज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यदि कोई अनुलाभ विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी के लिए कर योग्य है और प्रश्न में दिया गया कर्मचारी यदि विशिष्ट श्रेणी का कर्मचारी है तो उसके लिए उन अनुलाभों का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके लिए कर योग्य वेतन की गणना में उस मूल्य को सम्मिलित किया जाएगा। नो नीड टू वैल्यू परक्यूजाइट, किसी अनुलाभ के मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। इफ़ परक्यूजाइट इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉय इन क्वेश्चन इज नॉट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यदि कोई अनुलाभ विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी के लिए कर योग्य है और प्रश्न में दिया गया कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर सुविधा का मूल्यांकन नहीं ज्ञात करेंगे तो उसको कर योग्य वेतन की गणना में भी सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है। नो नीड टू वैल्यू परक्यूजाइट इफ़ द परक्यूजाइट इज एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। यदि कोई अनुलाभ सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है तो उसके लिए भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। और इस लेक्चर में हम इन मूल्यांकन जिनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी जो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ है, हम उनका बहुत ही विस्तृत विवरण आगे पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। टैक्सेबिलिटी ऑफ परक्यूजाइट एंड देन वैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स, यानी किसी भी अनुलाभ के मूल्यांकन के लिए उसका कर योग्य होना जरूरी है और कर योग्य अनुलाभ और फिर उसका मूल्यांकन ज्ञात करना, ये सब 3 तत्वों पर निर्भर करता है। नंबर 1, टाइप ऑफ एम्प्लॉय, यानी सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कर्मचारी किस प्रकार का है। ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर, इसके बारे में हम इससे पूर्व के व्याख्यान में इस पर विस्तृत बातचीत कर चुके हैं। 2 तरह के कर्मचारी होते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, विशिष्ट कर्मचारी और गैर विशिष्ट कर्मचारी। कौन कौन से कर्मचारी विशिष्ट कर्मचारी होते हैं जिनके बारे में हमने गत लेक्चर में बात किया था, और उनको छोड़कर सभी कर्मचारी गैर विशिष्ट कर्मचारी होंगे। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में यह देखना होता है कर्मचारी विशिष्ट है या गैर विशिष्ट है। फिर हमें यह देखना होता है कि अनुलाभ देने का क्या तरीका है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग परक्यूजाइट। इस दृष्टिकोण से हम अनुलाभों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। मेथड ए, इन विच एम्प्लॉयर मेक्स अरेंजमेंट ऑफ परक्यूजाइट, यानी पहली विधि है जिसमें नियोक्ता द्वारा अनुलाभों की व्यवस्था की जाती है, और दूसरी विधि में कर्मचारी स्वयं ही अनुलाभों की व्यवस्था कर लेता है, हम इसको मेथड बी कहेंगे। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ परक्यूजाइट, परक्यूजाइट के प्रकार के बारे में। हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ए कैटेगरी परक्यूजाइट, बी कैटेगरी परक्यूजाइट और सी कैटेगरी परक्यूजाइट। अब हम इस लेक्चर में बिंदु संख्या 2 यानी अनुलाभ देने की विधियां और अनुलाभों के प्रकार, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग परक्यूजाइट, अनुलाभ देने की विधि। 2 प्रकार की विधियां हैं जैसे हम बात कर चुके हैं, मेथड ए और मेथड बी। मेथड ए में हम बात करेंगे कि अनुलाभों की व्यवस्था कैसे की जाती है, जिसमें हम देखते हैं एम्प्लॉयर मेक्स अरेंजमेंट ऑफ परक्यूजाइट, यानी नियोक्ता द्वारा अनुलाभ की व्यवस्था की जाती है। और दूसरे में हम देखेंगे एम्प्लॉय मेक्स अरेंजमेंट ऑफ परक्यूजाइट, जिसमें कर्मचारी द्वारा स्वयं ही अनुलाभों की व्यवस्था की जाती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि नियोक्ता ने अनुलाभों की व्यवस्था की है या कर्मचारी ने स्वयं ही अनुलाभों की व्यवस्था की है। तो ये पता इस तरह से लगेगा, जब प्रश्न में इन 5 में से कोई भी एक बिंदु दे दिया जाए तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि यहाँ पर अनुलाभों की व्यवस्था नियोक्ता द्वारा की गई है, एम्प्लॉयर द्वारा की गई है। उसमें से बिंदु नंबर 1 है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके इन बिंदुओं में से कोई भी बिंदु अगर है तो वह ज्ञात करना पड़ेगा। द फैसिलिटी इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी जिस अनुलाभ की, जिस सुविधा की हम बात कर रहे हैं उसका मालिक नियोक्ता है। उदाहरण के लिए एक नियोक्ता ने कर्मचारी को मकान की सुविधा दी है, उस मकान का मालिक नियोक्ता स्वयं है, तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा वो इस प्रथम विधि में मेथड ए में सम्मिलित है। द फैसिलिटी इज़ हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी नियोक्ता ने उस सुविधा की व्यवस्था करने के लिए उसने किराए पर अनुलाभ
लिए हैं और कर्मचारी को दे दिए हैं। जैसे इसी उदाहरण में अगर हम बात करें, नियोक्ता ने कर्मचारी को मकान की सुविधा दी है और उसको यह सुविधा देने के लिए नियोक्ता ने स्वयं एक मकान किराए पर लिया और उस मकान को कर्मचारी को उपलब्ध करा दिया गया। द बिल्स ऑफ द फैसिलिटी आर इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर। तीसरा तरीका ये होता है कि जो सुविधा, जो अनुलाभ कर्मचारी को दिए गए हैं, उनके लिए जब व्यय होंगे और उन व्ययों का बिल, इनवॉइस, बीजक नियोक्ता के नाम में आए, तो ये इस बात को बताता है कि इस सुविधा की व्यवस्था नियोक्ता ने की है, इसीलिए नियोक्ता के नाम में यह बिल आया है। द पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ फैसिलिटी इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। हमें यह भी पता लग सकता है जब जो सुविधा का आपूर्ति करता है उसको भुगतान करने की जिम्मेदारी यदि नियोक्ता की हो। प्रश्न को पढ़ने से ऐसे लगे कि आपूर्तिकर्ता कभी भी कर्मचारी के पास उस सुविधा को देने के बदले में पैसे मांगने के लिए नहीं आएगा, वह सीधा ही नियोक्ता के पास जाएगा। जैसे मान लीजिए नियोक्ता ने किसी एक स्कूल से बातचीत करके ये व्यवस्था की है कि हमारे यहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के बच्चे आपके यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे और आप कृपया करके उनसे फ़ीस नहीं लें, जो भी फ़ीस बनेगी उन बच्चों को पढ़ाने के लिए वह मैं आपको भुगतान करूँगा। तो यहाँ पर क्योंकि इस फ़ीस के भुगतान का दायित्व सीधा सीधा नियोक्ता का है, इसलिए यह सुविधा पढ़ने से ही पता लग जाती है कि नियोक्ता द्वारा इसकी व्यवस्था की गई है। The arrangement with the supplier of the facility is made by the employer। इसी प्रकार हम यह भी समझ सकते हैं कि जब आपूर्ति की व्यवस्था नियोक्ता द्वारा ही की गई है, कर्मचारी को यह सुविधा नियोक्ता द्वारा आपूर्ति की व्यवस्था करने के बाद आपूर्तिकर्ता द्वारा कर्मचारी तक पहुंचाई गई है। जैसे कर्मचारी के घर में बिजली के उपयोग की आवश्यकता है और बिजली का कनेक्शन नियोक्ता ने लेकर के उसके घर पर लगवाया है और अब बिजली के बिलों का भुगतान भी नियोक्ता कर रहा है। अब हम बात करेंगे मेथड बी की, जिसमें जो अनुलाभ नियोक्ता देना चाहता है कर्मचारी को मिलेंगे, परंतु उनकी व्यवस्था कर्मचारी ने स्वयं की है। और यहाँ पर दो परिस्थितियाँ हो सकती है। नंबर एक, द एम्प्लॉयर मेक्स पेमेंट डायरेक्टली टू द सप्लायर ऑफ द फैसिलिटी, जिसमें ऐसा हो सकता है व्यवस्था तो कर्मचारी ने की है परंतु उसके लिए जो भुगतान है वो नियोक्ता द्वारा सीधा ही आपूर्तिकर्ता को कर दिया जाता है। और दूसरा होता है द एम्प्लॉय मेक्स द पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ फैसिलिटी एंड सब्सिक्वेंटली एम्प्लॉयर मेक्स रिएम्बर्समेंट ऑफ द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। यानी सुविधा की व्यवस्था जब कर्मचारी करता है तो सुविधा के आपूर्तिकर्ता को एक बार भुगतान कर्मचारी द्वारा कर दिया जाता है और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली उसका पुनर्भुगतान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को कर दिया जाएगा। यानी कर्मचारी ने जिस राशि का भुगतान किया है उसका पुनर्भरण नियोक्ता द्वारा कर दिया जाएगा। ये दोनों ही परिस्थितियाँ हों, इन दोनों ही परिस्थितियों में व्यवस्था क्योंकि कर्मचारी द्वारा की गई है उसका भुगतान प्रत्यक्ष रूप से नियोक्ता करे, चाहे कर्मचारी करे और बाद में नियोक्ता से ले ले, दोनों को ही हम यहाँ पर मेथड बी में सम्मिलित करेंगे। और ये फैसिलिटी भी ठीक ऊपर प्रकार से 5 प्रकार की हो सकती है। यानी हमें ज्ञात कैसे होगा कि इन व्यवस्थाओं का करने वाला कर्मचारी है। फर्स्ट, द फैसिलिटी इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी मान लीजिए उस फैसिलिटी का मालिक, स्वामी कर्मचारी स्वयं है। उदाहरण के लिए नियोक्ता कर्मचारी को मोटर कार की सुविधा देना चाहता है। कर्मचारी के स्वयं के पास में अपने खुद के स्वामित्व वाली एक मोटर कार है। नियोक्ता ने कर्मचारी को ये बोल दिया, इस कार का जितना भी खर्चा आएगा वह अब तुम मुझसे ले लेना। क्योंकि उस मोटर कार का मालिक कर्मचारी है परंतु उसके व्ययों का भुगतान करना कर्मचारी के लिए अब सुविधा हो गई है कि नियोक्ता ने देने की बात कह दी है। तो ध्यान रखिए, हम इसको मेथड बी में सम्मिलित करेंगे। द फैसिलिटी इज़ हायर्ड बाय द एम्प्लॉय, यानी कर्मचारी ने उस सुविधा को किराए पर लिया है और बाद में ऐसा हो सकता है कि जिसने किराए पर दिया है उसको सीधा भुगतान नियोक्ता कर दे या कर्मचारी एक बार भुगतान कर दे और बाद में नियोक्ता से ले ले।
द बिल्स आर इन द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़, या ऐसा भी हो सकता है कि जो भी व्यवस्था नियोक्ता कर्मचारी ने की है उनके सभी बिल भी कर्मचारी के नाम में आ रहे हैं, उनका भुगतान वो बिल ले जा करके नियोक्ता को दे देता है और नियोक्ता उस बिल का भुगतान कर देता है, या एक बार कर्मचारी बिल का भुगतान कर देता है और बाद में उसका पैसा नियोक्ता से ले लेता है। द पेमेंट टू द सप्लायर ऑफ फैसिलिटी इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी जो आपूर्ति करता है उसको भुगतान की जिम्मेदारी, भुगतान का दायित्व कर्मचारी का है। कर्मचारी उसको भुगतान करेगा और बाद में वह उतनी राशि का भुगतान पुनर्भरण के रूप में नियोक्ता से प्राप्त कर लेगा। द अरेंजमेंट विद द सप्लायर ऑफ द फैसिलिटी इज मेड बाय द एम्प्लॉय, ठीक इसी प्रकार से जो सुविधा है उसका अरेंजमेंट आपूर्तिकर्ता के साथ में कर्मचारी ने स्वयं ने ही किया है। अब इसी दृष्टिकोण से हम बात करेंगे अनुलाभों के प्रकार, टाइप्स ऑफ परक्यूजाइट्स। हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में हम उन अनुलाभों को सम्मिलित करेंगे जो सभी के लिए टैक्सेबल है। सभी के लिए जो टैक्सेबल अनुलाभ हैं उनमें प्रथम अनुलाभ है रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त रहने के लिए दिया गया मकान। दूसरे नंबर पर है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को रियायती दर पर रहने के लिए दिया गया मकान। तीसरे नंबर पर आता है एम्प्लॉयज़ ऑब्लिगेशन पेड बाय एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान। नंबर 4 अमाउंट पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस और एन्युटी, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान अथवा वार्षिकी अनुबंध के लिए दी गई रकम, बशर्ते यह रकम प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में से या अनुमोदित सुपरएनुएशन फंड में से नहीं दी गई हो। नंबर 5 स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉटेड और ट्रांसफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, नियोक्ता अथवा पूर्व नियोक्ता द्वारा करदाता को निःशुल्क या रियायती दर पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवंटित या हस्तांतरित निर्दिष्ट प्रतिभूतियां अथवा स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट समता अंश। contribution in excess of rupees 1 lakh to any superannuation fund by the employer in respect of the employee, नियोक्ता द्वारा करदाता के संबंध में अनुमोदित अधिवार्षिकी कोष में 1 लाख रुपए से अधिक का अंशदान, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट लोन, बिना ब्याज के अथवा रियायती दर पर ऋण की सुविधा, ट्रैवलिंग और टूरिंग फैसिलिटी फॉर अवेलिंग हॉलिडे, छुट्टी मनाने के लिए जाने की, टूर की, ट्रैवलिंग की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ मील्स, फ्री मील्स एंड टी स्नैक्स, निःशुल्क भोजन एवं अल्कोहल रहित पेय पदार्थ आदि की सुविधा, नाश्ते की सुविधा, गिफ्ट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपहार दिया जाना, एक्सपेंसेस चार्ज टू ए क्रेडिट कार्ड, नियोक्ता द्वारा दिए गए क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित व्यय, एक्सपेंसेस चार्ज टू पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन ए क्लब, क्लब के व्ययों के भुगतान की सुविधा, यूजेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति के उपयोग की सुविधा, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति के हस्तांतरण की सुविधा। ये जो 14 सुविधाएं नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाएगी, ये सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं। हमने इनको कैटेगरी ए में, श्रेणी ए में रखा है। कैटेगरी बी में हम उन सुविधाओं को लेंगे जो केवल विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य होती है, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। हम इनके बारे में गत लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, फिर भी एक बार याद करने के लिए वापस हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें सम्मिलित है नंबर 1 मोटर कार की सुविधा, नंबर 2 फरास, माली, चौकीदार अथवा निजी नौकर की सुविधा, नंबर 3 गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा, नंबर 4 मुफ्त अथवा रियायती दर पर शिक्षा की सुविधा, नंबर 5 यात्री परिवहन के कारोबार में लगे हुए नियोक्ताओं द्वारा
एयरलाइन या रेलवे को छोड़कर अपने कर्मचारियों को मुफ्त अथवा रियायती दर पर यात्रा सुविधा यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और लास्ट में लेंगे एनी अदर परक्यूजाइट, अन्य किसी लाभ, सुविधा, सेवा आदि का मूल्य। ये विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं, यानी गैर विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होते हैं। फिर हम लेते हैं कैटेगरी सी में उन अनुलाभों को सम्मिलित करेंगे जो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होते हैं। एग्जेम्प्टेड परक्यूजाइट्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन दिस लेक्चर इटसेल्फ। ये जो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ है, हम इनके बारे में इसी लेक्चर में विस्तार से वर्णन आगे करने जा रहे हैं। इन तीनों श्रेणियों को ज्ञात करने के बाद में भी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण नोट ध्यान में रखना है, और वो नोट ये है, सम परक्यूजाइट्स विल बी डिस्कस्ड इन मोर देन वन कैटेगरी। यानी कुछ ऐसी सुविधाएं भी होगी जो एक से ज़्यादा कैटेगरी में भी डिस्कस की जाएगी। जैसे ए श्रेणी में भी वो डिस्कस की जाएगी और सी श्रेणी में भी डिस्कस की जाएगी। ड्यू टू द लिमिट ऑफ एग्जम्पशन, क्योंकि उनमें से किसी पर कर मुक्ति की सीमा लगी हुई हो सकती है, और एग्जम्पशन फॉर स्पेशल क्लास ऑफ एसएससीज, या उनको कोई विशिष्ट श्रेणी के करदाता होने के कारण उन्हें किसी प्रकार की कर मुक्ति प्रदान की गई हो। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन इज एग्जेम्प्टेड फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। आगे जाकर हम देखेंगे कि जो मुफ्त में रहने के मकान की सुविधा होती है वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए कर मुक्त होती है। लेकिन जो मुफ्त में रहने के मकान की सुविधा होती है वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होती है, सामान्यतः टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ इन जनरल। देयरफॉर टू बी इंक्लूडेड इन कैटेगरी ए एज वेल एज कैटेगरी सी बोथ। यानी हम ए और सी दोनों कैटेगरी में इसको सम्मिलित करेंगे, क्योंकि ए में इसलिए सम्मिलित करेंगे कि ये सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, परंतु इसमें से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए क्योंकि ये कर मुक्त है तो हमको कर मुक्ति की सीमा तक उसको सी में भी डिस्कस करना होगा। जब हमने यह व्याख्यान प्रारंभ किया तो यह देखा कि इस अधिनियम में, आयकर अधिनियम में, अनुलाभों पर कर लगाने के लिए कर बिंदु किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा उसके लिए हमको 3 महत्वपूर्ण तत्वों को आधार बनाकर बात करनी थी, और वो तीनों तत्व हम एक साथ इस टेबल में दिखा रहे हैं। कैटेगरी ऑफ परक्यूजाइट्स हम देख चुके हैं, 3 प्रकार की होती है, ए बी सी। एम्प्लॉयज़ 2 प्रकार के होते हैं, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और इनको जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है उनको सुविधा उपलब्ध करवाने के 2 तरीके हैं, मेथड ए और मेथड बी। मेथड ए में सुविधाओं की व्यवस्था नियोक्ता करता है और मेथड बी में सुविधाओं की व्यवस्था कर्मचारी करता है। तो आइए अब इनके लिए कर बिंदु कैसे ज्ञात किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे अनुलाभ जो सभी के लिए कर योग्य है, जो कैटेगरी ए में सम्मिलित है। ध्यान रखिए, वो चाहे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, चाहे उनकी व्यवस्था नियोक्ता ने की हो, चाहे उनकी व्यवस्था कर्मचारी ने की हो, सबके लिए कर योग्य है। यानी इनका मूल्यांकन ज्ञात करेंगे, कर योग्य वेतन की गणना में शामिल करेंगे। आप देखिए चारों ही कॉलम में हमने टैक्सेबल 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 यानी कर योग्य कर योग्य कर योग्य कर योग्य लिखा है। बी कैटेगरी के अनुलाभ हैं टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये वो अनुलाभ है जो केवल विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। उपलब्धता तो नियोक्ता पर निर्भर करता है, नियोक्ता चाहे तो वो उन्हें गैर विशिष्ट कर्मचारियों को भी दे सकता है। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से कर बिंदु को ज्ञात करना है, क्योंकि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए कर योग्य है। इसलिए चाहे मेथड ए हो चाहे मेथड बी हो, चाहे नियोक्ता ने इनकी व्यवस्था की हो चाहे कर्मचारी ने इनकी व्यवस्था की हो, दोनों ही परिस्थितियों में ये विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। परंतु गैर विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यदि नियोक्ता ने इनकी व्यवस्था करके कर्मचारी को दिया है तो गैर विशिष्ट कर्मचारियों के लिए यह कर मुक्त होंगे। परंतु यदि कर्मचारी ने स्वयं व्यवस्था की है और उसका भुगतान नियोक्ता द्वारा सीधा या कर्मचारी को पुनर्भरण के रूप में किया है तो इसे नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान की श्रेणी में माना जाता है आयकर अधिनियम में। इसलिए यह नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए भी कर योग्य हो जाएगा।
फिर आते हैं सी कैटेगरी के अनुलाभ। सी कैटेगरी के अनुलाभ में हम सम्मिलित करते हैं सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ, क्योंकि सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है, तो चाहे वो विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी हों, चाहे वो गैर विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी हों, उन सब के लिए कर मुक्त होंगे। और हमने चारों ही कॉलम में टैक्स फ्री यानी कर मुक्त लिखा है। जैसा कि हमने पहले बात की थी, इस व्याख्यान में हम कर मुक्त अनुलाभों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एग्जेम्प्टेड परक्यूजाइट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं उन अनुलाभों के बारे में जो सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है। नंबर 1, टैक्स। क्योंकि इन अनुलाभों पर नहीं लगाया जाना है, अतः इनके मूल्यांकन की भी आवश्यकता नहीं होगी। और इनमें से कुछ अनुलाभ जिनमें कुछ सीमाएं बांध दी गई है, उन सीमाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि वो उन सीमाओं या उन विशिष्ट कर्मचारियों, यहाँ विशिष्ट कर्मचारी का अर्थ हम आयकर अधिनियम के अनुसार नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर उन कर्मचारियों की बात कर रहे हैं जिनके बारे में यहाँ पर उन प्रावधानों में सम्मिलित किए गए कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए जब वो कर योग्य होंगे तो हम उनका मूल्यांकन भी करेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले टी और स्नैक्स। टी, सिमिलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को कार्य घंटा के दौरान निःशुल्क भोजन तथा गैर अल्कोहलिक पेय उपलब्ध करवाना, यह सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगा। फूड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन वर्किंग प्लेस। कार्यालय अथवा व्यापारिक परिसर में प्रदत्त किया जाने वाला भोजन कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगा। यह भुगतान वाउचर के जरिए जो अंतरणीय यानी ट्रांसफरेबल नहीं है तथा केवल खान पान के स्थान पर ही उपयोग योग्य है, बशर्ते इस प्रकार के भोजन का मूल्य 50 रुपये प्रति भोजन तक है। कार्य दिवस घंटा के दौरान प्रदान कोई भी चाय और नाश्ता, किसी दूरस्थ अथवा समुद्र पार स्थान पर प्रदान कार्य घंटों के दौरान निःशुल्क भोजन तथा गैर अल्कोहलिक पेय, ये सभी प्रकार के, चाहे वो नंबर 1 टी और स्नैक्स में आते हों, चाहे वो फूड यानी भोजन की श्रेणी में आते हों, कर मुक्त होंगे। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, मनोरंजन की सुविधाएं। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के किसी वर्ग को मनोरंजन की सुविधा देना कर योग्य नहीं है, जो कि कुछ चुने हुए कर्मचारियों तक ही सीमित ना हो। यानी यदि कोई मनोरंजन की सुविधा, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, खेलने की सुविधा या मूवीज़ देखने की सुविधा आदि सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से अगर दी गई है तो वह सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगी। गुड्स सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट। गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय एट कंसेशनल नॉट फ्री रेट्स। यदि नियोक्ता जिन मालों की मैन्युफैक्चरिंग करता है, निर्माण करता है, यदि कर्मचारी को रियायती दर पर देता है, मुफ्त नहीं, मुफ्त देने पर अलग नियम हो जाएंगे, यानी वो कर योग्य हो जाएंगे। परंतु यदि नियोक्ता द्वारा स्वयं का जिसमें व्यापार है, अगर उन सभी वस्तुओं को कर्मचारी को रियायती दर पर देता है तो यह कर मुक्त सुविधा में सम्मिलित होगी और सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए वो कर मुक्त होगी। नेक्स्ट आता है कन्वेंस फैसिलिटी। कन्वेंस फैसिलिटी का अर्थ है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच में आने जाने की सुविधा प्रदान करना, उसके लिए व्यवस्था करना। टू एम्प्लॉयज़ फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस एंड वाइस वर्सा, यानी
ऑफिस से घर जाने और घर से वापस आने की यात्रा के लिए जो भी कन्वेंस फैसिलिटी, जो भी वाहन सुविधा नियोक्ता ने दी है तो उसे कर से मुक्त घोषित किया गया है। और इसी प्रकार से बी में आता है टू द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सभी प्रकार की जो यानी कहीं पर भी आने जाने के लिए जो सुविधा दी जाती है वह पूर्णतया कर मुक्त होगी सभी न्यायाधीशों के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग। अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस फॉर सच ट्रेनिंग। कर्मचारियों को प्रशिक्षण, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर किए जाने वाले व्यय या रेफ्रेशर कोर्स की फीस के भुगतान के रूप में किए गए व्यय जिसे कर्मचारी द्वारा किया गया हो और जिसमें रहने खाने पीने के सभी व्यय भी सम्मिलित होंगे, वो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होंगे, क्योंकि कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण का अंतिम रूप से फायदा नियोक्ता को स्वयं ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। एनी परक्यूजाइट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। कोई भी अनुलाभ जो भारत के बाहर भारत सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को दिया गया है भारत के बाहर सेवाएं प्रदान करने के कारण। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन इन सम स्पेसिफाइड स्कीम्स। कुछ विशिष्ट योजनाओं में नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ए पेंशन और डेफर्ड एन्युटी स्कीम। यदि नियोक्ता किसी पेंशन फंड, पेंशन योजना या स्थगित वार्षिकी योजना में किसी भी प्रकार का योगदान देता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। यदि सामूहिक बीमा योजना में जो सभी स्टाफ के सदस्यों के लिए हो उसमें नियोक्ता द्वारा कोई भी प्रकार का कंट्रीब्यूशन योगदान दिया जाता है। एनुअल प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इफेक्टेड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय। यदि कोई व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी किसी कर्मचारी के लिए ली गई हो, वार्षिक बीमा प्रीमियम का भुगतान उसके लिए यदि नियोक्ता द्वारा किया गया है तो ये सभी प्रकार के योगदान जो नियोक्ता ने कर्मचारी के लिए किए हैं वो कर से मुक्त होंगे। नेक्स्ट आता है कर्मचारियों को ऋण, लोन्स गिवन एट निल और एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड ₹20,000। कुछ मामलों में ब्याज मुक्त या रियायती ऋण के परिणाम स्वरूप कर्मचारी को मिलने वाली सुविधा का मूल्यांकन शून्य होगा यानी कर मुक्त होगा यदि ऋण की राशि छोटी हो, अर्थात कुल मिलाकर 20,000 रुपये से अधिक ना हो। अब याद रखिए, हमने अभी जो थोड़ी देर पहले एक बात डिस्कस की थी, कुछ अनुलाभ ऐसे होंगे जो श्रेणी ए में भी आएंगे और श्रेणी सी में भी। अभी हम क्योंकि श्रेणी सी के अनुलाभों का वर्णन सीख रहे हैं, यहाँ यदि नियोक्ता द्वारा 20,000 रुपये से अधिक ऋण रियायती दर पर या बिना ब्याज के दे दिया जाता है तो वह अपने आप श्रेणी ए में यानी सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभों के अंदर सम्मिलित हो जाएगा। फिर आता है इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज स्पेसिफाइड इन रूल 3A। इसी प्रकार आयकर नियमों के नियम 3A में विनिर्दिष्ट रोगों के संबंध में चिकित्सा उपचार के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण, परंतु इस प्रकार दी गई छूट ऋण की उतनी राशि पर लागू नहीं होगी जितनी राशि की किसी चिकित्सा बीमा स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी को क्षतिपूर्ति कर दी गई हो। यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले यह भत्तों के बारे में जब हम वर्णन सीख रहे थे तब आ चुका है। मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। हम यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, हम चिकित्सा भत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, चिकित्सा सुविधाओं की बात कर रहे हैं। और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में विस्तृत विवरण हम अलग से भी जब मूल्यांकन की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। फिर आता है पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स, समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं जर्नल की सुविधाएं।
जो उसके कार्य से संबंधित है, डिस्चार्ज ऑफ वर्क, तो वह भी सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगी। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स, expenses for telephone, mobile phones actually incurred on behalf of employee by the employer, whether by way of direct payment or reimbursement। नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों को टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा, टेलीफोन पर कर्मचारी द्वारा किए गए व्ययों को नियोक्ता द्वारा दे दिया जाना, यानी जिसमें हम मोबाइल को भी सम्मिलित करते हैं, और चाहे वो नियोक्ता ने सीधे भुगतान किया हो, चाहे कर्मचारी के बिलों का भुगतान किया हो, यह सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है। नेक्स्ट आता है फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, मुफ्त शिक्षा की सुविधा। कर्मचारी के बच्चों के लिए जो शिक्षा की सुविधा यदि शिक्षा संस्था नियोक्ता द्वारा अनुरक्षित या स्वामित्वाधीन है, यानी जिसका मालिक नियोक्ता है, और कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क सुविधाएं दी जाती है, या इस प्रकार की निःशुल्क शिक्षा सुविधाएं उसे नियोक्ता के रोजगार में होने के कारण दी जाती है, तो उसके अनुलाभ का कोई मूल्य नहीं होगा, वह सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगा, बशर्ते प्रति बच्चा शिक्षा की लागत या ऐसी सुविधाओं का मूल्य 1000 रुपये प्रति माह से अधिक न हो। द कॉस्ट डज नॉट एक्सीड ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह भी है, सच फैसिलिटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रन एज इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में हमने पढ़ा था 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है, लेकिन ऐसे कोई भी प्रकार की सीमा यहाँ पर नहीं है, यह सभी बच्चों के लिए कर मुक्त होगी जब कर मुक्त है। अब यहाँ पर फिर एक मैं आपको पुनः दिलाना चाहूँगा कि ये फैसिलिटी भी ए श्रेणी में और सी श्रेणी में दोनों में आ जाएगी, क्योंकि निश्चित सीमाओं के अंदर है तब तो सी श्रेणी में है, कर मुक्त है, परंतु यदि वह उससे बाहर है, जैसे लागत 1000 रुपये से अधिक हो गई, तो फिर वह ए श्रेणी में आ जाएगी, क्योंकि वो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर और लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप प्रोवाइडेड वेदर टू यूज़ एट ऑफिस और एट होम, प्रोवाइडेड ओनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर्ड टू द एम्प्लॉई। यदि नियोक्ता के लैपटॉप एवं कंप्यूटर जो नियोक्ता के स्वामित्व में है, यानी स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया गया है, या किराए पर लिए गए हों, कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उपयोग किया जाना, किसी भी इसके मूल्य पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगा। फिर आता है नेक्स्ट मूवेबल एसेट्स। मूवेबल एसेट्स का अर्थ है चल संपत्ति। सेल और गिफ्ट ऑफ एनी मूवेबल एसेट्स अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू एम्प्लॉय आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर 10 और मोर ईयर्स। यानी यदि कोई नियोक्ता ने किसी भी चल संपत्ति का 10 वर्ष तक उपयोग करने के बाद में उसका हस्तांतरण या बिक्री या उपहार के रूप में कर्मचारी को दे दिया है, 10 वर्ष उसका उपयोग हो चुका है, उसके पश्चात यदि उसका हस्तांतरण किया गया है, गिफ्ट में दिया गया है, उपहार में दिया गया है, तो इस संपत्ति का कोई भी मूल्य कर योग्य नहीं होगा, सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होगा, लेकिन इसमें कार और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम सम्मिलित नहीं है। और यह बिंदु भी, क्योंकि यदि सपोज कीजिए 10 वर्ष से पहले हस्तांतरित कर दिया गया है, तो वह सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य हो जाएगा, उसका मूल्यांकन हमें ज्ञात करना पड़ेगा और वो श्रेणी ए में सम्मिलित किया जाएगा। फिर आता है लीव ट्रैवल कंसेशन, रियायती दर पर घूमने की सुविधा। लीव ट्रैवल कंसेशन सब्जेक्ट टू फ्यू कंडीशंस, कुछ नियमों के साथ में, कुछ शर्तों के साथ में यह सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त है। उन शर्तों के बारे में हम अलग से इसका विस्तृत विवरण सीखेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन, हम इसको उदाहरण के रूप में पहले भी ले चुके हैं। कर से मुक्त, किराए से मुक्त मकान की सुविधा, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, केवल उन कर्मचारियों को छोड़कर जिनके लिए विशिष्ट नियम आयकर अधिनियम में बनाए गए हैं, और वो विशिष्ट कर्मचारी इस प्रकार है। रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके
ऑफिशियल रेजिडेंस के रूप में किसी भी प्रकार का कोई किराए से मुक्त रहने का मकान दिया गया हो तो वह सभी जजेस के लिए, सभी न्यायाधीशों के लिए जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्य करते हैं, कर मुक्त होगा। रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंस इंक्लूडिंग मेंटेनेंस देयर ऑफ टू ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद के अधिकारी हैं उनको सुसज्जित मकान जो मुफ्त में रहने के लिए दिया गया है, बिना किराए के रहने के लिए दिया गया है, जिसमें उस मकान का मेंटेनेंस भी सम्मिलित है। ए यूनियन मिनिस्टर जो केंद्रीय मंत्री होते हैं और ए लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट या जो संसद में विपक्ष के नेता होती हैं या नेता होते हैं, उनको जो भी मकान बिना किराए के दिया जाएगा, मुफ्त में रहने के लिए दिया जाएगा, वह कर से मुक्त होगा। तो इस प्रकार हमने श्रेणी सी के लगभग सभी अनुलाभों के बारे में इस व्याख्यान में बात की है। ए और बी क्योंकि कर योग्य होते हैं, उनके मूल्यांकन के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे।